हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। तो मैं हूँ शिवांगी एंड आज आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था। तो आई होप कि बहुत अच्छा एग्जाम हुआ होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, है ना। तो एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा। आज का पेपर मतलब इजी था, ठीक है। कुछ ऐसा भी नहीं था कि जो बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, पढ़े हुए क्वेश्चंस थे। बट बहुत लेंदी पेपर था। मैं इन्विजिलेशन पे थी तो कोई बच्चे तो 10:30 पे लिखना स्टार्ट हुआ एंड 1:30 तक वो कॉन्टिन्यूस लिखे ही जा रहे थे। मतलब उन्होंने ऊपर भी नहीं देखा होगा, वो लिखे ही जा रहे एंड 1:30 पे भी उनसे पेपर लाइक लिटरली छीनना पड़ा कि बस करो भाई, 3 घंटे हो गए, टाइम ओवर हो गया। तो थोड़ा लेंदी था पेपर, आई नो, बट इजी था। असली तो टेस्ट अब फिजिक्स में होगा परसों, है ना। आपका एग्जाम है, अब तो बहुत ही कम टाइम बचा है, बचा ही नहीं है अब तो टाइम। आज का दिन तो वैसे ही चला गया, आप थक हार के आए होगे फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देके, है ना, तो सो गए होगे। अब कल का दिन है एंड आज अभी शाम बची हुई है थोड़ी सी, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो अब, ठीक है। रेस्ट हो गया है बहुत, अब रेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो आज का दिन जो बचा हुआ है कुछ घंटे एंड जो कल का दिन है वो कैसे यूटिलाइज करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पहली बात तो स्ट्रेस नहीं लेना। अगर ये 1.5 दिन में भी आपने स्ट्रेस ले लिया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। बहुत डर लग रहा होगा, है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना शुरू कहाँ से करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, नंबर 1, ठीक है। जो हो गया, जो इतना सिलेबस कर लिया है बहुत है, काफी कर लिया है आपने, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा ही कर लिया है सिलेबस, ठीक है। अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं तो छोड़ दो अब उसको, अब कुछ भी नया नहीं करना, ठीक है। नया करने बैठोगे तो वो जो पुराना है फिर वो रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो वो भी भूल जाओगे, तो ना नया रिवाइज हो पाएगा ना पुराना रिवाइज हो पाएगा और पेपर में आपको कुछ याद नहीं आएगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि नया मत करो, हो गया जो हो गया। सेकेंड चीज, न्यूमेरिकल पे थोड़ा कम ध्यान दो अब, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज करो, आपने जो फॉर्मूला शीट बनाई है उसको, अब तो फिजिक्स ही पढ़नी है आज और कल, है ना, तो सोते टाइम भी रिवाइज करो उसको, कल सुबह उठ के भी रिवाइज करो। मतलब दिन में 3-4 बार कल आपको फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है, सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल देखते ही कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज नहीं है फॉर्मूला शीट तो यहाँ पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको ये बता रही हूँ। देखो ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो फॉर्मूला शीट है जिसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मोस्ट रिपीटेड फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो एक चैप्टर का एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो 14 पेजेस है, तो वो पढ़ लेना अच्छे से। एंड न्यूमेरिकल नहीं करने हैं प्रैक्टिस, फॉर्मूलाज रिवाइज करो बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है। कॉम्पिटेंसी लेवल के या कैसे भी लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, अब आपको थ्योरी पे ध्यान देना है, ठीक है। जो पढ़ा है उस थ्योरी को ही रिवाइज करना है। अपनी डेफिनेशंस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो। एक चैप्टर जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को खोलो, ठीक है। आपने प्रिंट आउट निकलवाया, अगर सिलेबस का अगर नहीं निकलवाया तो सिलेबस ओपन करो। जो भी टॉपिक है ना उसको बस बार बार अपने दिमाग में चलाओ, न्यूमेरिकल मत करना, थ्योरी को ही रिवाइज करते रहो, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी डेफिनेशन, अगर एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट है तो उसका डेरिवेशन याद करो, लिख कर देखो। एक बार पूरा सिलेबस लिख कर देख लो, ठीक है, कल कल में। मतलब बहुत अच्छा रिवीजन का करने का यही तरीका है कि पूरा सिलेबस लो, लैपटॉप में, फोन में, कहीं पे भी पूरी पीडीएफ खोलो एंड पहला टॉपिक जो आ रहा है उससे लिखना शुरू करो। कोई भी एक चैप्टर ले लो, फर्स्ट चैप्टर से, नहीं तो लास्ट चैप्टर से, कोई भी बीच का चैप्टर, तो सारा का सारा लिख कर देखो, 1 से 2 बार पूरे हो जाएगा। आपने अगर सिलेबस पढ़ा है, रिवीजन अच्छी है, तो आप पूरा सिलेबस में कह रही हूँ 2 बार कर पाओगे कल कल में, ठीक है। तो ये रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। एंड बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी ये 3-4 वीडियोस में रिवाइज कराए हैं आपको, आज भी करेंगे, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है, रिवाइज। एंड अभी सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत ज्यादा है, जो भी पढ़ रहे हो ना, नोट्स नहीं बनाने हैं अब तो, बिल्कुल नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार लिख कर देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। अभी जितना लिखोगे, ठीक है, वहां पे कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पेपर में ऑटोमेटिकली याद आएगा, अपना खुद ही अपना हाथ चलेगा आपका। सो और नोट्स नहीं बनाने, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल्स नहीं प्रैक्टिस करने हैं। प्लीज कल 19 की रात को आपको ऑल नाइटर पुल नहीं करना है, 19 को बहुत अच्छे से सोना है। ऐसा नहीं करना कि 3-4 बजे तक जाग रहे हो। सो जाना 10-11 बजे, सुबह फ्रेश उठोगे, क्योंकि अगर फ्रेश नहीं उठोगे, सर दर्द रहा, सर भारी रहा, तो फिर कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है, जो आपने इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो। तो प्लीज यही सलाह है मेरी कि प्लीज डोंट यू नो पुल ऑल नाइटर, सो जाओ टाइम से, अच्छे से उठो एंड सुबह जल्दी उठ जाओ, चाहे 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, पर रात भर नहीं जागना है, ठीक है। उसके बाद यही है कि अपनी फॉर्मूला शीट्स अच्छे से रिवाइज करो एंड
बहुत नर्वसनेस हो रही है, आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज एंड कल जो 2 दिन आपके पास बचे एग्जाम के लिए, आपको सबसे पहले ये ईएम वेव्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में जो ये टेबल है, ठीक है, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी वेवलेंथ लिखी है, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन, ये आपको लर्न करनी है। 2 दिन एक क्वेश्चन आपको इसमें से 3 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है लर्न करने का तो एक काम कर लो, पहले सबकी वेवलेंथ लर्न करो, ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लर्न करो, प्रोडक्शन अभी रहने दो, एप्लीकेशन लर्न करो, क्योंकि आपको या तो वो वेव्स के नाम दे देगा और एप्लीकेशन पूछेगा, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी रेंज दे देगा एंड वेव गेस करने के लिए बोलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी को ही रखा है कि वीडियो पॉज करो, फ्रीक्वेंसी लर्न करो, वेवलेंथ लर्न करो, एप्लीकेशन लर्न करो, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कहीं से भी मिल जाएगी ऑनलाइन, या फिर यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो आप, नोट्स में मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो लर्न कर लेना इसको, टेबल को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट आई। तो टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ पूछता है, ये 3rd चैप्टर में है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम पढ़ते हैं सेल का। तो इसमें क्या करते हैं कि एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है, और उस सेल की ईएमएफ है ई। तो आपसे टर्मिनल वोल्टेज और सबसे पहले तो ईएमएफ का रिलेशन क्या होता है, तो ये आपने देखा होगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना, ये होता है ईएमएफ ऑफ सेल। स्मॉल आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो मेरी थ्योरी वाली क्लास थी उसमें मैंने पूरा का पूरा इसकी डेरिवेशन करके दिखाई है इस रिलेशन की, बट अभी आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लो। एंड ये क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज कह दो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, ठीक है। तो आपसे टर्मिनल वोल्टेज और आई के बीच में क्या पूछा है, ग्राफ पूछा है, कैसे प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे आई होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, वी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा ये। एंड इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपसे ये भी पूछता है कि चलो बताओ कि ईएमएफ और आर की वैल्यू आप इस ग्राफ के थ्रू कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला पे जाओ, सबसे पहले हम ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जब यहाँ पे देखो, जब आई 0 है, आई 0 मतलब यहाँ पे है ना, तो जो ये वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होगी, ईएमएफ की वैल्यू होगी। यहाँ पे पुट करो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें यहाँ पे आई को 0 पुट करो, तो यहाँ से V किसके इक्वल आ जाएगा, ईएमएफ के, मतलब ईएमएफ क्या हो गई हमारी V, जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली अगर स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, देखो V को 0 करना पड़ेगा, ये V अगर, ये V है, V अगर 0 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे V को 0 करो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, पुट V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम V को 0 करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो करंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, आई मैक्स हो जाएगा, आई विल बी आई मैक्स इस पॉइंट पे जहाँ पे V 0 है। तो यहाँ पे V को 0 रखा इज इक्वल टू ई माइनस आई की जगह आई मैक्स कर दो, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है आर। यहाँ से आई मैक्स आर आएगा, आई मैक्स आर इज इक्वल टू ई, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई अपॉन आई मैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखना है आपको, उसके बाद अगर प्लॉट पूछेगा आपसे तो ऐसे प्लॉट करना है ग्राफ, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि V और E R की वैल्यू, E और R की वैल्यू निकालो, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पूछते हैं ग्राफ भी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले इंटरफेरेंस समझो कि क्या होता है। देखो इंटरफेरेंस का मतलब, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, कि जब 2 लाइट वेव्स होती है, ठीक है, जब 2 लाइट वेव्स ट्रेवल कर रही है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, बट उनका जो फेज डिफरेंस है, या तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 है या फिर कांस्टेंट है, ठीक है, या तो फेज डिफरेंस 0 है या फिर फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों लाइट वेव्स की, तो जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, वो सुपरपोज करती है, ठीक है। सुपरपोज करने के बाद उनकी इंटेंसिटी कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कई पॉइंट्स पे वो मैक्सिमम बन जाती है, कई पॉइंट्स पे वो मिनिमम बन जाती है, ठीक है। तो जहां मैक्सिमम बनती है उसको हम मैक्सिमा कहते हैं, जहां मिनिमम बनती है उसको मिनिमा कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फ्रिंजेस ऑब्टेन होती है हमें, तो ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इसका डायग्राम समझो पहले, सबसे पहले
देखो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है, एक सोर्स है लाइट का जिससे एक लाइट वेव्स निकल रही है। अब यहाँ पे हमने दो स्लिट्स लगा दी ऐसे करके, ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2। इन दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो स्मॉल डी होता है, इसको इधर लिखती हूँ मैं। इन दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल डी। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी जहाँ पे हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्टेन करें, कहीं पे मैक्सिमा बनेगा कहीं पे मिनिमा बनेगा। तो अब होता क्या है, एंड ऑल्सो ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कैपिटल डी होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, ये चीजें चेंज नहीं होती कॉन्स्टेंट्स के जो ये वो है डी एंड कैपिटल डी, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स से लाइट निकली तो ऐसे करके कोई लाइट निकलेगी, है ना। अब वो जब दोनों स्लिट्स से टकराएगी तो ये लाइट वेव्स क्या हो जाएंगी, ये इनकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ से भी वेव्स निकलेंगी, ठीक है, यहाँ से भी। अब ये क्या हो गई, सुपरपोज हो गई ऐसे करके। तो यहाँ पे सबसे सामने बिल्कुल सेंटर पे, ये सेंटर है ना इन दोनों स्लिट्स के बीच में, यहाँ पे बनता है O पॉइंट पे एक मैक्सिमा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होती है। उसके बाद यहाँ पे बनता है फिर मिनिमा, यहाँ पे भी बनता है मिनिमा, ठीक है, यहाँ पे बनता है मैक्सिमा, फिर से मैक्सिमा को मैं ऐसे डार्क से कर रही हूँ, फिर यहाँ पे भी बनता है मैक्सिमा, ठीक है। बेसिकली मैक्सिमा का यहाँ पे जो बन रहा है, ये क्यों बन रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखो जब दोनों लाइट वेव्स का मैक्सिमम जो होगा या मिनिमम वो कोइंसाइड करेगा तो मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। या फिर मिनिमा कब बनता है, जब एक का मैक्सिमम हो और दूसरे का मिनिमम हो, तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगी वहां पे, लाइट ही नहीं आएगी, मतलब एक वेव का तो मैक्सिमा आ रहा है पर दूसरी वेव का ऐसे करके आ रहा है मिनिमम। तो क्या होगा कि कुछ भी नहीं होगा, जीरो इंटेंसिटी हो जाएगी, तो वहां पे हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो यही बस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कहानी है। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इंटेंसिटी के फॉर्मूलाज है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवा देती हूँ। डेरिवेशन नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलाज पूछता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला पाएगा। उससे पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का। देखो इंटेंसिटी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे रेशोस पूछता है, ठीक है, एक वेव की इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड दे देगा, दूसरे का दे देगा, बोल देगा रेशो, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि इंटेंसिटी हमेशा एक वेव की जो एम्पलीट्यूड होता है उसको स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब जब दो वेव्स क्या करती है, सुपरपोज करती है, तो इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, देखो पे अगर दो लाइट वेव्स है, एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई, जो कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो जब वो सुपर इम्पोज करती है तो उनकी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आता है I इज इक्वल टू I1, जो कि पहले वाली लाइट वेव की इंटेंसिटी है, प्लस I2 जो कि दूसरे वाले लाइट वेव की इंटेंसिटी है, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, where phi is the constant phase difference। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे पोजीशंस आती है एनेट ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की, मतलब आपको क्या दे देगा, आपको एक लाइट दे देगा, उसकी वेवलेंथ दे देगा, मतलब सोर्स की वेवलेंथ दे देगा, ठीक है, एंड स्लिट्स के बीच में डिफरेंस दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस दे देगा, और आपसे पूछेगा कि चलो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कहाँ ऑब्टेन होगी या फिफ्थ डार्क फ्रिंज कहाँ ऑब्टेन होगी, ये बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगाना है XN, जो कि ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है, विच इज N लैम्डा D बाई डी। हमेशा याद रखना कि जो बड़ा वाला डी है वो ऊपर आता है, ठीक है, छोटे वाला डी नीचे आएगा यहाँ से। एंड N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेंटर में तो जो है ब्राइट बनती है ना, इसीलिए। उसके बाद पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, अगर डार्क फ्रिंज ऑब्टेन करनी है आपको तो xn डैश इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा, बड़ा वाला डी ऊपर आएगा अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल डी क्या था, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, एंड जो स्मॉल डी था वो क्या था, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो S1 और S2 थे, ठीक है। एंड यहाँ पे n जो होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि 0 मतलब जो सेंटर होता है उसमें तो मैक्सिमम बनता है ना, तो n स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे करके। तो ये आपको याद रखने हैं ये वाले फॉर्मूलाज।
उसके बाद एक फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का। फ्रिंज विड्थ मतलब दो फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ है बीटा, उसको बीटा से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेशियोज बोल देता है। जैसे आपको लाइट की एक वेवलेंथ दे देगा, फिर एक दूसरी लाइट देगा, उसकी दूसरी वेवलेंथ दे देगा, ठीक है। एंड अगर उसने बोला कि डी एंड डी, जो बड़ा डी एंड स्मॉल डी है वो कांस्टेंट है, तो जब आप रेशियो लोगे तो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ किसका रेशियो आ जाएगा, वेवलेंथ का रेशियो, एंड सो ऑन। कुछ भी दे सकता है, या फिर आपको ऐसे बोल सकता है कि एक केस दे दिया ये वाला, उसके बाद सेकंड केस में जो हमने स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस था उसको चेंज कर दिया, उसको 2D कर दिया, उसको थ्राइस कर दिया या 4 टाइम्स कर दिया, हाफ कर दिया, तो फिर फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसा करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में। तो बीटा फ्रिंज विड्थ होती है इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूछता है, ठीक है। इंटरफेरेंस का वाईडीएससी में आपको सीधा आ जाएगा कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओ। तो ये कर्व आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये किसी का भी एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा, सबके एम्पलीट्यूड सेम है। ये सेंटर में है ना, सेंटर में क्या बनता है, सेंटर में मैक्सिमम बनता है, तो ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। ऑलराइट, उसके बाद क्या बनता है, डार्क बनता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट डार्क, ठीक है। इस तरफ भी क्या होगा, फर्स्ट डार्क। उसके बाद क्या बनता है, ब्राइट बनता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्राइट, एंड सो ऑन। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आईडीएससी में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करके देख लो एक दो बार, बहुत आसान सा है, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो भी मैटर होता है ना, इट एग्जिबिट्स वेव कैरेक्टर। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये बोलता है कि जो मैटर है उसमें वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसका वेव नेचर एग्जिस्ट करता है। तो अगर वेव नेचर एग्जिस्ट करता है, वो एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा से, ठीक है। एंड जो वो मैटर है उसमें पार्टिकल का मास m, और अगर वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो लैम्डा m और v के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, वेयर h क्या होता है, h होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। एंड क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में ना रेशियो निकालने के लिए बोल देते हैं कि मान लो वेलोसिटी लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोलेगा, और v1 एंड v2 एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बोल देगा, ऐसा कुछ करके, तो रेशियो निकालने के लिए बोल सकता है। सेकंड फॉर्मूला इस जो इस टॉपिक में आता है वो होता है लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे रेशियोज पूछता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में। तो के है हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में दो फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन समझते हैं पहले क्या होता है। देखो, इसके अंदर दो कॉइल्स की जरूरत होती है। एक कॉइल में अगर हम करंट चेंज करते हैं तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, यही होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि उसी कॉइल में ही करंट चेंज हो रहा है, उसी कॉइल में ही ईएमएफ जनरेट हो रही है। बट इसमें दो कॉइल्स हैं, एक में किसी भी एक कॉइल में अगर हम करंट चेंज कर रहे हैं तो दूसरे कॉइल में क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रही है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। व्हेन करंट इन वन कॉइल चेंजेस, इट प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच लिंक्स अ नियरबाई कॉइल। This induces an EMF in the second coil and this phenomena is called mutual induction। समझ गए। अब यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। अब इसको हटाते प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो उधर क्या आता था सेल्फ इंडक्शन में L, यहाँ पे क्या आता है M, तो ये क्या हो जाएगा Mi, वेयर M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड इसकी यूनिट भी कितनी होती है, इसकी यूनिट होती है हेनरी, है ना। डायमेंशन और यूनिट दोनों की एम और एल की सेम होती है। तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अब इसमें क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो 5/I हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही है। अगर हम करंट को यूनिट करंट कर दे तो ये हमारा एम क्या है, 5 के इक्वल ही है ना। तो ये क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। डन। इसकी अब एक छोटी सी डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। देखो, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बाद में करेंगे।
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स, इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, इसमें हम दो सोलेनॉइड्स कंसीडर करते हैं S1 एंड S2। ठीक है, दोनों सोलेनॉइड्स की लेंथ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, रेडियस अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो सोलेनॉइड्स हैं S1 एंड S2। ठीक, दोनों की लेंथ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के अलग हैं, रेडियस अलग है दोनों के। ठीक, तो कंसीडर टू सोलेनॉइड्स हैविंग सेम लेंथ L, N1 N2 R1 R2। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक सोलेनॉइड में टाइम वेरिंग करंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। करंट टाइम के साथ चेंज होगा तभी तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम I2 में क्या करते हैं, टाइम वेरिंग करंट देते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, लेट अस इंट्रोड्यूस अ टाइम वेरिंग करंट इन S2। सोलेनॉइड 2 में हमने टाइम वेरिंग करंट दिया। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुई, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, यही होती है। तो म्यू नॉट एन आई जनरेट हो गई यहाँ पे हमारी सेकंड सोलेनॉइड में। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। स्मॉल n होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैपिटल N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता था, BA टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए तो BAN हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ध्यान से समझना, जो B है वो तो सेकंड वाले का है, क्योंकि सेकंड वाले में मैग्नेटिक जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। एरिया फर्स्ट वाले का आएगा एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके आएंगे, फर्स्ट वाले के, क्योंकि फर्स्ट वाले में जनरेट हो रही है। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो सेकंड वाले में प्रोड्यूस हो रही है ना, फ्लक्स फर्स्ट वाले में जनरेट हो रही है, इसलिए हमने दोनों एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट का लिखा। तो यहाँ पे B2 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे म्यू नॉट N2 I2, यहाँ से A1 N1 यहाँ से। ठीक है, अब N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको हम स्मॉल n के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, N1L। समझ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, N1L पुट कर दिया, N1 से N2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सबको एक साथ लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, जो अभी हमने M का फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला, फाई बाई आई। अब फाई देखो, अभी हम क्या निकाल रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट वाले में सेकंड वाले की वजह से, इन द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड कॉइल, फाई बाई आई। मैग्नेटिक फ्लक्स किस में प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट वाले में, कौन से करंट की वजह से, सेकंड वाले सोलेनॉइड में जो करंट है उसकी वजह से, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, ऊपर 1 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट कर दी, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो जो बाकी बचा वो क्या बचा, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A1 L। अगर आपको यहाँ पे M21 निकालना है, मतलब अगर हम टाइम वेरिंग करंट फर्स्ट वाले सोलेनॉइड में दे दें एंड सेकंड वाले में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें तो सब पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे A1 की जगह क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं है इस वाले में। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमारा खत्म हो गया। तो अभी हमने क्या फैराडे के 2 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, है ना। उन्होंने कैसे 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, वहां पे एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है ना। अब उन्होंने इसी चीज को इन्हीं स्टेटमेंट्स बना के लॉज बना दिए। तो हम पढ़ते हैं फैराडे के लॉज क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है ना, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक जगह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। ऑलराइट, फर्स्ट लॉ यही बोलता है, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स होने से वो नहीं बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा, मतलब अभी उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, फिर थोड़े टाइम बाद उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, तो चेंज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज, मतलब ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, है ना, ये तब तक ही लास्ट करेगी उस सर्किट के अंदर जब तक वहां से फ्लक्स चेंज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स होना इस बात को प्रूव नहीं करता कि वहां पे ईएमएफ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ये प्रूव करता है कि वहां पे क्या है, ईएमएफ जनरेट हो रही है। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है, चेंज इन फ्लक्स इज एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल, कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। ईएमएफ एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द चेंज, इस चेंज के दौरान ही क्या होगी, ईएमएफ एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट इज स्टेडी फ्लक्स इज इक्वल टू नो ईएमएफ, मतलब फ्लक्स है तो जरूरी नहीं है कि ईएमएफ है, ईएमएफ है ही नहीं।
फ्लक्स चेंज हो रहा है तब ईएमएफ है, ठीक है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है, समझ गए होंगे, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में कि फैराडे के लॉ लिखो, तो ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट लॉ देखते हैं। अच्छा, अब फैराडे का जो सेकंड लॉ है ना, वो उसके फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो स्टेटमेंट बता रहा था, फैराडे का सेकंड लॉ उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे बताता है कि अभी हमने क्या देखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अभी आपको बताया कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज उतना ज्यादा ईएमएफ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सर्किट में, ई से डिनोट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख रहे हैं हम, फाई से डिनोट कर रहे हैं, उसके चेंज से, उसके रेट ऑफ चेंज से। तो कभी भी किसी चीज का रेट निकालना होता है किसी क्वांटिटी का, तो हम क्या करते हैं, उसको टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बट यहाँ पे एक साइन आता है, माइनस साइन। ये माइनस साइन क्यों आता है अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, जिसको हम लेंजेस लॉ कहते हैं। तो वो लेंजेस लॉ इस माइनस साइन को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो ये तो दो लॉ हो गए, है ना। अब ये सिंगल टर्न के लिए है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है उस कॉइल में तो क्या हो जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, राइट। तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले लेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो फिलहाल इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका इतना ही है, ईएमएफ का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बट यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू दी होगी आपको टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आपका ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अभी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक नेगेटिव साइन बताया था, है ना, कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो उस माइनस का मतलब हम लेंजेस लॉ से समझते हैं। तो ये नेगेटिव साइन क्यों आया? देखो, लेंजेस लॉ ने ये कहता है कि इंड्यूस करंट एक सर्किट में ऐसे फ्लो करता है सच दैट कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को रोकता है, ठीक है। मतलब इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा टॉक्सिक है। कैसे टॉक्सिक है? स्टेप नंबर 1, अगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो स्टेप नंबर 1 क्या है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्किट में बढ़ रहा है ना, मतलब वो ऐसे चेंज हो रहा है कि वो इंक्रीज कर रहा है, तो जो हमारा इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट, अब भाई करंट तो इंड्यूस हो गई क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स दो टाइप से चेंज हो सकता है, या तो वो इंक्रीज कर सकता है या वो डिक्रीज कर सकता है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सच दैट वो इसको क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है कि इसके रेट को कम कर दे। और अगर सेकंड स्टेप, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्किट में डिक्रीज कर रहा है, देखो चेंज तो हो रहा है ना, चाहे इंक्रीज या डिक्रीज, अगर डिक्रीज कर रहा है तो भी चेंज हो रहा है, तो भी इंड्यूस करंट हो रहा है। तब जो इंड्यूस करंट हो रहा है, इंड्यूस करंट वो क्या करता है, इस तरीके से फ्लो करता है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को बढ़ा दे, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट में बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि इसके चेंज को कम करने की कोशिश करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है एक सर्किट में तो इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उस तरीके से फ्लो करेगा कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे, बढ़ा दे, ठीक है। मतलब अगर वो बढ़ रहा है तो उसको कम करना चाहेगा, अगर वो कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना चाहेगा। तो ये क्यों होता है, इनका ऐसा रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों है? एनर्जी के कंजर्वेशन पे, मतलब लेंजेस लॉ पूरा का पूरा डिफाइन करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इसी वजह से जो ये पूरा का पूरा ये कहानी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो लेंजेस लॉ की वजह से ही जो मैंने अभी आपको यहाँ पे माइनस साइन बताया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि उसको क्या करेगा, रोक देगा, है ना। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कम करना चाहेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना चाहेगा, उसको बढ़ाना चाहेगा। तो ये लेंजेस लॉ है। तो अभी हमने फैराडे के दो लॉज पढ़े, एक में स्टेटमेंट थी, एक में हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। उसके बाद हमने माइनस साइन को समझा, है ना, और लेंजेस लॉ पढ़ा। अब आगे देखते हैं।
तो अभी पूरा लेंज लॉ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लो। तो लेंज लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसको प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फ्लो, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो उसके चेंज को क्या करे, अपोज करे। देन also stated as the induced current always flows in such a direction that it opposes the cause that produces is। जो cause, जो magnetic flux उसको produce कर रहा है, induced current या induced EMF इस direction में फ्लो करता है such that it opposes the cause that produces it। बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लेंज़ेस लॉ कैसे होता है, क्यों होता है ना। तो अपोज करने का मतलब यही है कि देखो, इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है कि वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है कि वो इंक्रीज हो जाए। समझ गए होगे आप इसका मतलब। तो एनालॉजी क्या है कि न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एक्शन और उसका ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन तो माइनस उल्टी साइड में होता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो आप उसकी एनालॉजी से ये चीज समझ सकते हो। अच्छा, अब ना बहुत सारे सैंपल पेपर्स मैंने देखे हैं जिसमें ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि लेंज़ेस लॉ कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जस्टिफाई करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने अपने हर एग्जाम में पूछा होगा जिसमें भी मैंने ईएमआई दिया होगा कि लेंज़ेस लॉ कैसे डिफाइन करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जस्टिफाई करता है। तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना कि कैसे कर रहा है वो। देखो, मान लो कि अपोज नहीं कर रहा है ना, इंड्यूस करंट अपोज नहीं कर रहा, वो सपोर्ट कर रहा है उस कॉज को। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो हमने क्या पढ़ा है लेंज़ेस लॉ में कि जो इंड्यूस करंट है वो तो रोकना चाह रहा है, पर अभी के लिए मानो कि वो रोकना नहीं चाह रहा, वो हेल्प कर रहा है कि भाई तू और बढ़, तू और बढ़, ठीक है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ेगा तो क्या होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होगी। अभी तो वो दूर भाग रहा था ना उससे, पर मान लो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गई, अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसे तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम बढ़ाते जाएं कॉइल में, मतलब मैग्नेट्स को और स्ट्रॉन्ग करते जाएं, तो ऐसे तो क्या होगा कि एनर्जी बहुत बढ़ती जाएगी एंड इनफाइनाइट एनर्जी पहुंच जाएगी। बट दिस इज नॉट ट्रू एंड दिस कैन नॉट हैपन, राइट। इसीलिए क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जस्टिफाई करने के लिए जो लेंज़ेस लॉ है उसमें यही बताया जाता है कि वो उसके कॉज को अपोज करता है, ना कि सपोर्ट करता है। समझिए, एक बार यहां से देख लो कि सपोज इंड्यूस करंट हेल्प द कॉज, अगर उसने हेल्प किया कॉज को, तो मैग्नेट अप्रोचेस द कॉइल, इंड्यूस करंट क्रिएट्स अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करने के बजाय मान लो कि वो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेट स्पीड्स अप, और स्पीड अप होगा, है ना, करंट भी और ज्यादा बढ़ेगा। अब करंट बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा एनर्जी, तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट एनर्जी वाला केस आ जाएगा। बट this can never happen, all right। तो this violates conservation of energy, therefore induced effect must oppose the cause। समझ गए, इंड्यूस्ड करंट को हमेशा कॉज को अपोज ही करना पड़ेगा, वरना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा। तो अगर आपके पेपर में अब ये वाला क्वेश्चन आ जाए और आप यही स्टेप्स लिख के आओगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड स्टेप्स रटने से अच्छा है कि उसको समझ लो एक बारी। आगे चले, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दो चीज है लाइट में, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये दोनों चीजें आपस में डिपेंड नहीं करती, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल इन दोनों चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक। तो लाइट के पास दो चीज है, फ्रीक्वेंसी म्यू एंड इंटेंसिटी आई। आई नहीं बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी लिखेंगे क्योंकि करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या होगा, ये ग्राफ हम देख सकते हैं, ग्राफिकल रिजल्ट मिलेगा हमें इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। इंटेंसिटी जैसे जैसे लाइट की बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, ठीक। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है। तो जैसे लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, वैसे ही पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होने से पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, उनका नंबर बढ़ेगा, वो मूव करेंगे, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे
इस ग्राफ की ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second increases। मतलब लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं किसी भी मेटल सरफेस से, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे वैसे ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। तो मतलब अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई लाइट की तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, और क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्राफिकल रिजल्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं लाइट की तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करने से पहले क्या चीज इंक्रीज होगी? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे विच आर एमिटेड पर सेकेंड। ठीक, आई होप ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ओके, अब हमने क्या बनाया था? जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसके अंदर एक पोटेंशियल लगाया था। ठीक है, अब इस पोटेंशियल का फोटो करंट पे क्या रोल है हम ये स्टडी करेंगे। तो इस ग्राफ को भूल जाओ अभी, पहले ये देखो, यहां पे अगर लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं हम। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं। अभी ये 3 ग्राफ्स बने हुए हैं बट हम सिर्फ एक इंटेंसिटी के लिए स्टडी करते हैं। इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, उसका नाम रख दिया I1। ठीक, तो जब इंटेंसिटी को फिक्स करेंगे तो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है एंड यहाँ पे हमारा क्या है? एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल एंड इस तरफ हमारा क्या है? करंट। तो इस ग्राफ को पढ़ने से पहले हम एक इंटेंसिटी पे ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमने लाइट की क्या करी? फिक्स कर दी, है ना। उसके बाद जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। देखो ये पोटेंशियल बढ़ रहा है और यहाँ पे ये करंट बढ़ रहा है। ठीक, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे करंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, इसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट। ठीक, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकल सकते थे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और सारे के सारे कलेक्टर प्लेट पे जाके इकट्ठे हो गए। ठीक, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि उससे ऊपर करंट नहीं बढ़ सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से निकलने चाहिए थे उतने निकल चुके हैं और नहीं निकल सकते हैं अब, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ चले गए? कलेक्टर प्लेट पे। तो अब क्या करेंगे? अब हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। ठीक है, अब हम पूरे सर्किट में नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे इकट्ठे हुए थे वो दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब वो दूसरी तरफ मूव करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और वो डिक्रीज करता करता यहाँ से देखो, यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड डिक्रीज करता करता यहाँ पे कहाँ तक डिक्रीज करेगा? एक फिक्स पोटेंशियल तक, V0। मतलब एक फिक्स पोटेंशियल की वैल्यू होगी जहां तक वो, उसके बाद उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उस फिक्स पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है कि जो नेगेटिवली अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ठीक है, अब ये ग्राफ हमने पढ़ा एक इंटेंसिटी के लिए, I1 के लिए। अब इस ग्राफ को क्या कर दिया? इंटेंसिटी बढ़ाई, I2 करी, फिर इंटेंसिटी बढ़ाई, I3 करी। ठीक है, तो 3 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ हो गया।
बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सबका सेम है। ठीक है, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस ग्राफ में इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में आप ये ड्रॉ करोगे, ये 1 के लिए है, 2 के लिए करना है I2, 3 के लिए करना है I3, और यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। आपके बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये ग्राफ दे देंगे और 4 ऑप्शंस में ये तीनों लिख देंगे, ये वाले साइंस चेंज कर देंगे। ठीक है, किसी में ग्रेटर डाल देंगे, किसी में इक्वल टू डाल देंगे, किसी में लेस देन डाल देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर इंटेंसिटी है वो सबसे बड़ी है, तो I3 ग्रेटर देन I2 विच इज ग्रेटर देन I1। डन। तो ये हमारा सेकेंड ग्राफ था, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसमें हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का। कल हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या थी, हाफ mv मैक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, e v नॉट। ये फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। v नॉट यहाँ पे क्या है, v नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड E तो हमारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ठीक, आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर होगा। 2-3 बार इस ग्राफ को रिवाइज करोगे ना तो ये फिंगर टिप्स पे हो जाएगा ग्राफ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इंटेंसिटी के 2 ग्राफ्स थे। इंटेंसिटी का एक ग्राफ था जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सेकेंड ग्राफ इंटेंसिटी का क्या था कि इंटेंसिटी को फिक्स रख रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, थर्ड, अब फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। अब 2 ग्राफ हमारे फ्रीक्वेंसी के होंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, सी यहाँ पे ये ग्राफ देखते हैं। हमने क्या किया, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल था यहाँ पे, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल जो जिसपे क्या होता है कि करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आके 0 हो जाता है। डन। तो ये क्या है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए है, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी एंड ये थर्ड फ्रीक्वेंसी। बट जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या है, सेम है। ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग होंगे बट सैचुरेशन करंट कितना होगा, सेम होगा। ये थर्ड ग्राफ है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी थी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतने ही ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रिलेशन होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इंटेंसिटी का रोल किस पे है एंड फ्रीक्वेंसी का रोल किस पे है। तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करती है। ठीक है, एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका रिलेशन होता है। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन की, ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिटार्डिंग मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम तो यही होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल। इस फॉर्मूला से जितना ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा
इलेक्ट्रॉन्स उतनी तेजी से रुकेंगे, करंट उतनी ही तेजी से रुकेगा एक सर्किट में, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ्स थे। नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ, ये ग्राफ बिल्कुल उसी की तरह है, बस इसको थोड़ा इसका रिलेशनशिप चेंज कर दिया है। यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। पिछला वाला ग्राफ भी यही था, बट अब इसमें क्या किया, हम ये बताना चाह रहे हैं इस ग्राफ में कि देखो सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर डिपेंडेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्या है, लीनियर डिपेंडेंसी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो ये जो वी नॉट है, म्यू नॉट, हर पोटेंशियल के लिए एक डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जितने ज्यादा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक। जितने ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होंगे उतनी ही ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। यहाँ पे ये लीनियर डिपेंडेंसी है ना, बट यहाँ पे आके क्या हो रहा है, यहाँ पे आके स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो रहा है, वाई एक्सिस 0 हो रहा है। तो मतलब एक म्यू नॉट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे वी नॉट क्या होगा, 0, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो ये 4 ग्राफ्स थे हमारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन था, ये हमने पढ़ा। सेकेंड ग्राफ क्या था, पोटेंशियल का, जहां पे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा और ये फॉर्मूला देखा, ठीक। नेक्स्ट ग्राफ क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हमने क्या देखा इसमें कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल होते हैं, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही, इसमें हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 4 ग्राफ्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ओके, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट बोर्ड के एग्जाम में इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एंड एग्जैक्टली डेरिवेशन ही पूछी हुई थी। एक ये जैसे केस दे दिया था, इनमें से 4 केस होते हैं कॉन्वेक्स के लिए, एक केस दे दिया एंड बोला कि फॉर्मूला डिराइव करो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी है। अगर आपको एक केस के लिए इसकी डेरिवेशन समझ आ गई तो बाकी सारे केसेस के लिए सेम स्टेप्स होते हैं, बस जो रे डायग्राम होता है वो अलग होता है। तो अगर आपने डेरिवेशन समझ ली ना तो रे डायग्राम ही लर्न करना रहेगा, बस डेरिवेशन आ जाएगी। तो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्रॉम ऑप्टिकली वेयरर, बहुत अच्छे से समझना, बहुत बेसिक स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम समझते हैं। डायग्राम कैसे बनता है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है और उसकी जो इमेज बन रही है वो डेंसर मीडियम में बन रही है, और जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल इमेज बन रही है। तो कॉन्वेक्स की बात है, अब कॉन्वेक्स में 2 मिरर से मिलके बनता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो हम एक मिरर कंसिडर करते हैं यहाँ पे ऐसे करके, देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है सबसे पहले। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा रेयरर मीडियम है, इधर वाला रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर वाला क्या है हमारा डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। बहुत अच्छे से डायग्राम को समझना है। ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा हुआ है रेयरर मीडियम में, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को O से डिनोट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपनी यहाँ पे लाइट छोड़ रहा है, ठीक है, उससे लाइट जा रही है, यहाँ पे ऐसे एरो बनाएंगे, ठीक है। इस मिरर पे स्ट्राइक करी, अब क्या हुआ,
अब हम बनाएंगे नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये हमारा नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल को क्या बोलेंगे? एन। अब याद रखना है, नॉर्मल जहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे स्ट्राइक करता है ना, सारे के सारे डायग्राम्स, कितने भी डायग्राम्स हो, नॉर्मल जहां पे स्ट्राइक करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को आपको सी बोलना है, सेंटर। ठीक है, वो पॉइंट क्या होगा? हमारा सेंटर होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली और वो यहाँ पे स्ट्राइक करी। उसके बाद नॉर्मल बनाया, नॉर्मल जहां पे स्ट्राइक कर रहा है उसको क्या बोला? सी। अब ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ वो क्या होता है? आई। तो ये वाला एंगल क्या हो गया? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब जब रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इस रे को जाना तो बिल्कुल सीधा चाहिए था, बट ये क्या हो जाएगी? थोड़ी टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी। तो ये अपनी इमेज बनाएगी एक। इसकी इमेज कहाँ बनती है? यहाँ पे, ऐसे। एंड इमेज को हम किससे डिनोट करेंगे? आई से। तो ये क्या हो गया हमारा? आई। आई होप इतना डायग्राम आपको क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और आई को कैसे लेना है। ठीक है। जो हमारी ये क्या हो गई? अब रिफ्रैक्टेड रे हो गई। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो हमारा ये एंगल होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, यही तो है ना, ये एंगल क्या होगा हमारा? आर। ठीक है, इतना डायग्राम क्लियर होगा। आई भी क्लियर है कैसे बनाया, आर भी क्लियर है कैसे बनाया। अब हम दो तीन और अपनी तरफ से एंगल्स लेते हैं। क्या एंगल्स लेते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। तो आपको अभी भी यही याद रखना है, जो एंगल ऑब्जेक्ट के साथ बनता है प्रिंसिपल एक्सिस का उसको लेते हैं अल्फा। ठीक है। जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस का आई, इमेज के साथ बनता है, उसको लेते हैं बीटा। हर डायग्राम में ये कॉमन होगा, हर डायग्राम में ऑब्जेक्ट वाला एंगल ही अल्फा होगा, इमेज वाला एंगल बीटा होगा, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल जो होगा वो क्या होगा हमारा? गामा। सारे के सारे डायग्राम्स, अभी 4 केस और पढ़ेंगे हम, उनमें ये सब चीजें कॉमन होंगी कि अल्फा ऑब्जेक्ट का एंगल है, बीटा इमेज का एंगल है, एंड गामा सेंटर का एंगल है। आई होप ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डेरिवेशन कैसे करते हैं? हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दूसरे कलर से करते हैं, रुको। हम ना यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। इस परपेंडिकुलर का नाम रखेंगे m, और ये हमारा क्या हो गया? p, पोल। डन। तो हमने क्या लिया? m एक परपेंडिकुलर कर दिया, यहाँ पे nm परपेंडिकुलर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पे, एंड p क्या है? हमारा पोल। ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझाया मैंने, आई होप आपको क्लियर होगा। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे अगर ये हमारा ट्राइंगल है एंड ये अगर हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये होती है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, है ना। जो बाहर वाला एंगल होता है वो ऑपोजिट दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो अभी पहले सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले देखो, एंगल आई का ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, कौन से वाले ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल बन रहा है? ये देखो, एंगल ट्राइंगल एन ओ सी, ये लेना है एन ओ सी। ट्राइंगल एन ओ सी में, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इन ट्राइंगल एन ओ सी, एन ओ सी में आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और वो किसके सम के इक्वल होगा? ये वाला एंगल छोड़ के अल्फा प्लस गामा। तो एनओसी में आई किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस गामा। ठीक है। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल, ये देखो ये वाला ट्राइंगल एन सी आई, एन सी आई, ये वाला पॉइंट इसको एन बोल दो आप। ठीक है, एन सी आई, एन सी आई। यहाँ पे गामा एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके सम के इक्वल है? आर प्लस बीटा। साइड वाला उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं लेते हैं हम, उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम लेते हैं, तो आर प्लस बीटा। तो यहाँ से गामा किसके इक्वल आ गया? आर प्लस बीटा। यहाँ से हमको आर चाहिए, आर कितना हो जाएगा? गामा प्लस, नहीं गामा माइनस हो जाएगा ना, बीटा उधर जाएगा तो गामा माइनस बीटा। ये दो एंगल्स आ गए हमारे आई एंड आर।
अब हमें क्या करना है, अब हमें tan की प्रॉपर्टी लगानी है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। यहां से देखो अल्फा किसके इक्वल होगा, अल्फा बहुत छोटा एंगल है तो उसको बोलेंगे कि अल्फा जो है ना, अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। तो जो अल्फा होगा वो हमारा अप्रॉक्स किसके इक्वल होगा, tan अल्फा के, एंड बीटा हमारा किसके अप्रॉक्स होगा, tan बीटा के, एंड गामा किसके अप्रॉक्स होगा, tan गामा के। डन है। यहां पे इस ट्रायंगल में देखते हैं अल्फा, देखो अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा अप्रॉक्स है tan अल्फा, और वो किसके इक्वल है, nm परपेंडिकुलर अपॉन बेस om, परपेंडिकुलर nm अपॉन om, तो nm अपॉन om। उसके बाद बीटा tan बीटा के अप्रॉक्स है, और वो किसके इक्वल है, ये रहा बीटा, है ना, nm अपॉन mi, nm अपॉन mi। उसके बाद गामा, गामा किसके अप्रॉक्स है, tan गामा, और वो किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो ये गामा है, nm अपॉन mc, nm अपॉन mc। तो ये तीन अल्फा बीटा गामा एंगल्स क्लियर हैं। सबसे पहले हमने यही किया, सबसे पहले हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, वहां से आई और आर निकाला, उसके बाद हमने अल्फा बीटा गामा एंगल निकाले। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे हम, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। दिस इज आर स्नेल्स लॉ। अब हम बोलेंगे कि एंगल जो साइन आई है वो इतना छोटा है, इतना स्मॉल है कि वो कंपेरेबली इक्वल है आई के। तो साइन आई किसके कंपेरेबल है, आई के। ये हमें खुद से ही लेनी पड़ेंगी कंडीशन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। एंड साइन आर इज अप्रोक्सीमेट टू आर। तो यहाँ पे देखो μ1 आई हो जाएगा इज इक्वल टू μ2 क्या हो जाएगा, आर। अब पीछे हमने I1 आई की वैल्यू निकाली है, कितनी है आई की वैल्यू, अल्फा प्लस गामा, उसको यहाँ पे पुट करते हैं, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2। आर की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। डन। अब यहां से μ1 देखो अल्फा कितना था, अरे अल्फा था nm अपॉन om, nm अपॉन om, प्लस गामा था nm अपॉन mc इज इक्वल टू μ2, गामा फिर से nm अपॉन mc माइनस बीटा, बीटा किसके इक्वल है, nm अपॉन mi, nm अपॉन mi। ठीक है। अब यहां से न्यूमरेटर से nm, सारे nm कैंसिल हो गए, तो ये किसके इक्वल आ गया, μ1, यहाँ पे लिख देती हूँ μ1 1 अपॉन om प्लस 1 अपॉन mc इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन mc माइनस 1 अपॉन mi। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि ये जो हमने ये लिया है m, ये m इतना ज्यादा पास है p के कि सारे डिस्टेंसेस को अगर हम p के इक्वल भी ले लेंगे तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर OM है तो m और p इतने क्लोज हैं कि OM की जगह हम OP भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे MC, यहाँ पे क्या था हमारा MI की जगह हम PI लिख सकते हैं, MC की जगह हम PC लिख सकते हैं। ठीक है, कि MN P इतने क्लोज हैं कि सारे डिस्टेंसेस को जो हमने M से लिया था वो हम P से भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने M लिया क्यों था, हमने M इसलिए लिया था ताकि हम tan की प्रॉपर्टी को यूज कर सकें। ठीक है, बट डिस्टेंसेस तो हम सारे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम उससे लेते हैं ना, पोल से, इसलिए हमने M को पोल के इतने पास लिया कि वो बहुत स्मॉल गैप पे था कि सारे डिस्टेंसेस उसी से ही आ जाएंगे। तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, μ1
यहाँ पे क्या हो जाएगा OP, बस M की जगह क्या पुट करना है हमें, P पुट करना है, माइनस PI। ठीक, अब सारे डिस्टेंसेस को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे O ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो OP किसके इक्वल हो जाएगा, OP हो जाएगा U पर माइनस U, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है। P और C ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि सेंटर है ये, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं होगा, प्लस होगा R। इसके बाद P एंड I, PI किसके इक्वल होगा, ये इमेज है, तो ये क्या होगा V के इक्वल। ये सारे फॉर्मूलाज उसके अंदर पुट कर देते हैं जो भी हमने इसकी वो लिखी है, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये μ1 1 अपॉन OP। OP क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U प्लस 1 अपॉन PC था 1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2, यहाँ पे भी क्या होगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन PI था V। यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी है, इसलिए वैसे वो पॉजिटिव था क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो R है उसको एक तरफ ले आओ, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है ना, इसको एक तरफ, पहले μ1 μ2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, μ1 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेके जाते हैं, तो μ1 अपॉन R माइनस, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, μ2 अपॉन R इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको पहले लिख लेते हैं U माइनस μ2 अपॉन V। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, R कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन R μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू μ1 U माइनस μ2 V। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, किसके लिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, रेयरर मीडियम में, और इमेज बनती है डेंसर मीडियम में, एंड व्हेन द इमेज इज रियल। ठीक है, ये बहुत लंबी सारी डेरिवेशन थी, नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा ही इसका, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस ये रेशियो होता है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपसे रेशियोज निकालने के लिए पूछ सकता है, या फिर सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा, न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि वीडी होती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का क्या रिलेशन था, वीडी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। ठीक है, एंड करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये फॉर्मूलाज भी साथ साथ आप रिवाइज करते रहो। तो ये मोबिलिटी क्लियर है, इसको नोट कर लो अच्छे से। सो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने आज की क्लास में रिवाइज करी, इससे पहले भी हम रिवीजन कर चुके हैं, एंड अब 2 ही दिन है। ठीक है, आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो कल का ही दिन बचा है आपके पास। सो अच्छे से मेहनत करो, फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना आप कल के दिन। ठीक है, सब जो भी पढ़ चुके हो आप बस वही रिवाइज करो, एंड बार बार उसी को ही पढ़ो, वही डेरिवेशन करो। न्यूमेरिकल्स पे आप थोड़ा कम प्रैक्टिस करो, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तो वो तो याद रहेगी एंड वो आएगी भी, काम भी आएगी, बट न्यूमेरिकल अगर अभी से सॉल्व करने लगोगे तो वो कम चांसेस है कि वही वाला वैसा ही न्यूमेरिकल पूछा जाए, कोई और कॉन्सेप्ट का आ गया, किसी और टाइप का आ गया तो फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, तो थ्योरी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो अब इस टाइम पे, एंड फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, दिन में 2-3 बार रिवाइज करते रहो उसको बार बार, एंड ऑल द बेस्ट।